चैप्टर 46 इन डिमांड सिगार्स। दो 15 साल के डिसाइपल्स जो बॉडी रिफाइनमेंट के 6th लेयर तक पहुंच चुके थे, अगर ये खबर बाहर निकल जाए तो 3 स्टार इन्फ्लुएंस वाले सेक्ट्स जरूर दरवाजा खटखटा देते, टैलेंट छीनने के लिए तैयार। इमॉर्टल सेक्ट के पीक टाइम पर भी ऐसे टैलेंटेड डिसाइपल्स कभी नहीं मिले थे। दिल से तो वेनपिंग खुशी से झील की तरह चमक रहा था, लेकिन बाहर से एक सुपर सेक्ट लीडर का स्वैग मेंटेन करते हुए बोला, बुरा नहीं, तुम में एम्बिशन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ किंग को अपना टारगेट बनाओ। हाँ? यांग लेले कंफ्यूज सा हो गया। वेनपिंग बोला, इमॉर्टल सेक्ट में कल्टीवेट करते हुए तुम्हें ग्रेविटी फील्ड और डॉर्मिटरी एरिया दोनों का फायदा मिलता है। तुम्हारा गोल होना चाहिए एल्डर यून लियाओ को सरपास करना। उनसे आगे निकलना ही तुम्हारा सपना होना चाहिए। पर एल्डर यून तो ऑलरेडी बॉडी रिफाइनमेंट के 13th लेयर पर हैं। तो क्या तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है? अगर ऐसा है तो आज से इमॉर्टल सेक्ट में कल्टीवेट मत करो, वरना कल को जब सेक्ट में और डिसाइपल्स आ जाएंगे या सेक्ट प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच जाएगा, तब तुम उनका सामना कैसे करोगे? ये थी एक जबरदस्ती वाली मोटिवेशन स्पीच। यांग रे ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर जोर से सर हिलाकर बोला, सेक्ट लीडर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। याद रखना, वेनपिंग ने कहा, इमॉर्टल सेक्ट आज छोटा हो सकता है, पर कल ईस्ट लेक और पूरे हेवन एंड अर्थ लेक में मशहूर होगा। अगर तुम्हारी सोच सिर्फ आज तक सीमित रही तो तुम्हारा सीनियर ब्रदर का पोजीशन भी छिन जाएगा। यस सेक्ट लीडर, समझ गया। अंदर ही अंदर यांग लेले मुस्कुराया। वजह वेनपिंग का फ्यूचर विजन नहीं था, बल्कि सीनियर ब्रदर का टाइटल। अगर इमॉर्टल सेक्ट सच में बड़ा हो गया तो सीनियर ब्रदर बनना कितनी बड़ी बात होगी। जाओ किंग भी तब उससे इम्प्रेस हो जाएगी। किचन में पहुंचते ही वेनपिंग अभी बैठा भी नहीं था कि यून लियाओ आ गया। पॉकेट से हाथ डालते हुए बोला, सेक्ट लीडर, एक लाइफ सिगार मिलेगी? तभी पीछे से आवाज आई, मुझे भी। वाई ये जो अभी तक प्लेट संभाल के धीरे चल रहा था, अचानक भागने लगा जैसे कोई रेस हो। वेनपिंग हेल्पलेस हो गया। रोज सिर्फ 5 सिगार्स मिलती थीं, जो मुश्किल से उसके लिए काफ़ी होती थीं। कल तुम लोगों को नहीं देना चाहिए था। ठीक है, यांग लेले ने एक खरीदी है, दूसरी 100 गोल्ड की है। कौन लेगा? मैं। यून लियाओ तुरंत 100 गोल्ड टिकट आगे बढ़ा देता है। सेक्ट लीडर, ये चीज़ क्या है? बस एक साइड से जलाओ और स्मोक करो, बिल्कुल सांस लेने जैसा सिंपल। वेनपिंग ने मुस्कुराते हुए मिस्टीरियसली कहा। उसने सिगार जलाई, टेबल पर टैप किया और बोला, ऐसे स्मोक करते हैं। उसने एक गहरा पफ लिया, फिर धुआं यून लियाओ की तरफ छोड़ दिया। एक सफ़ेद स्मोक रिंग हवा में घूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। वाह, कूल कूल कूल, यांग लेले चिल्लाया। सेक्ट लीडर, मुझे भी सीखना है। वेनपिंग हंस दिया। इस सेक्ट लीडर की टेक्निक सबको नहीं सिखाई जाती। फिर उसने यून लियाओ की इन्फो देखी, 4 स्टार टैलेंट। वेनपिंग ने कहा, एल्डर यून, अगर तुम लाइफ सिगार से अपना रेम बढ़ाने का सोच रहे हो तो एक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? यून लियाओ शॉक में था। उनका लेवल लो है, इसलिए उनके लिए ब्रेक थ्रू करना कागज़ के पतले पर्दे को फाड़ने जैसा है। तुम ऑलरेडी 13th लेयर में हो, मेरिडियन कल्टीवेशन के स्टेज पर। तुम्हें शायद हंड्रेड्स ऑफ सिगार्स चाहिए होंगे, तब जाके थोड़ा इफेक्ट दिखेगा। तुम इसे ज़्यादातर तब यूज़ करो जब थक जाओ या जब चोट लग जाए। हीलिंग और स्टैमिना रिकवरी तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हील भी करती है? जब तक तुम जिंदा हो, लाइफ सिगार किसी भी इंजरी को हील कर सकती है। यून लियाओ बोल ही नहीं पाया, बस सिगार को देखता रहा जैसे आंखें चिपका देना चाहता हो। फिर उसने उसे उठाया और धीरे से सूंघ लिया। वेनपिंग समझ गया, अब यून लियाओ को पूरा भरोसा हो चुका था। एल्डर यून, बाद में मेरे साथ माउंटेन के नीचे चलना। यून लियाओ ने सिर हिला दिया। वेनपिंग ने एक और सिगार निकाली और चाओ किंग और हुआइये से बोला, तीसरी सिगार 500 गोल्ड की, सिर्फ एक ही मिलेगी। तुम दोनों डिसाइड करो। मैं। हुआइये ने झपट ली और भाग गया, टेबल पर गोल्ड टिकट रख के। पर जल्दी में एक 10,000 गोल्ड का टिकट गिरा दिया। चांगवू सिटी, वेस्ट गेट। एक दाढ़ी वाला मिडल एज्ड आदमी लड़खड़ाते हुए शहर में घुसा। कपड़े गंदे और बिखरे हुए, जिस्म बीमार और थका हुआ लग रहा था। उसके साथ एक जवान आदमी था, लगभग 20 साल का, जो उसे संभाल के चल रहा था। पर मिडल एज्ड आदमी बार बार लड़खड़ा रहा था।
आखिर यंग मैन बोला, सर, मैं आपको उठा लेता हूँ। मिडल एज्ड आदमी ने मुश्किल से आंखें खोली और धीरे से बोला, नहीं, मेरे शरीर में डीमन पॉइजन है, कभी भी मेरी अक्ल पर हावी हो सकता है। अगर पीछे बैठा मैं पागल हो गया तो तुम्हें काट कर मार भी सकता हूँ। वो जानता था, जरा सी आवाज़ तेज हुई तो पॉइजन और तेज दौड़ पड़ेगा। यंग मैन फिर भी उसे संभालते हुए बोला, सर, बस थोड़ा और। हुआईकोंग यहीं चांगवू सिटी में है। उसने हुआईये की डीमन नेचर को सालों तक सप्रेस किया है। ज़रूर कोई रास्ता होगा। बस उम्मीद कर सकते हैं। मिडल एज्ड आदमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद दिल से उसे भी उम्मीद नहीं थी। यांग परिवार के गेट पर पहुंचते ही यंग मैन ने तुरंत एक गोल्डन टोकन निकाला। गार्ड ने जैसे ही टोकन देखा, बिना किसी अनाउंसमेंट के दोनों को अंदर ले गया। यांग जॉन शैन का ऑर्डर था, जिनके पास ये टोकन हो उन्हें सीधा अंदर ले आना। सर, बस थोड़ा और, हुआईकोंग से मिलने वाले हो, सो मत जाना, प्लीज सो मत जाना। यंग मैन लगातार बोलता रहा, पर मिडल एज्ड आदमी की आवाज़ और कमज़ोर हो चुकी थी। फ़ायदा नहीं, स्क्रीमिंग स्नेक का डीमन पॉइजन बहुत खतरनाक होता है। एक बूंद प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट को भी मार सकती है। मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ, पर जब पॉइजन दिमाग तक पहुँच गया तो कोई नहीं बचा सकता। सर, आप नहीं मरेंगे। हुआईकोंग ने बास स्नेक की डीमन नेचर को भी सप्रेस किया था। ये पॉइजन कुछ नहीं है। हैं। सर, मुझ पर मत हंसो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। अलैंग, मिडल एज्ड आदमी ने धीरे से कहा, अगर पॉइजन मेरे दिमाग पर कब्जा कर ले तो हुआईकोंग से कहना मुझे मार दे। मैं अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 13th लेयर पर हूँ, मुझे मारना आसान होगा। Chapter 47 The Profound enters the city, Kaoshan sect makes its move. ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं, भारी भरी भौं के साथ, जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। हल्की सी हवा उसके कान के पास से गुजरी तो उसके चेहरे पर एक उदास सी मुस्कान आ गई, जिसमें मजबूरी और बेबसी साफ झलक रही थी। उन दोनों की बातचीत सुनकर सर्वेंट का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रोफाउंड रेल्म, बॉडी रिफाइनिंग का 13th लेयर, ये सब तो सिर्फ कांगू सिटी के टॉप लोग ही छू सकते थे, और ऐसा ताकतवर आदमी इस हालत में जख्मी हो। आखिर वो कौन सा सांप था जो प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट को भी गिरा सकता है? मिडल एज्ड आदमी को गेस्ट रूम में सुलाने के बाद सर्वेंट ने खुद ही डॉक्टर बुलाने का जिम्मा लियो और फिर सीधा स्टडी रूम की तरफ भागा मास्टर को इन्फॉर्म करने। उस वक्त यांगजोंग सिएन और हुआईकोंग स्टडी रूम में 100 फोनिक्स बिल्डिंग के बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, कैसे उसे और ज्यादा फैलाया जाए। तभी एक सर्वेंट बिना नॉक किए अंदर घुस आया। यांगजोंग सिएन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। बिना परमिशन के अंदर आना एक बड़ा गुनाह था, और ऊपर से सिर्फ एक सर्वेंट, उसे मार देना भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब उसने सुना कि गोल्डन टोकन के साथ एक मेहमान आया है और वो बहुत ज्यादा जख्मी है, तो एटिकेट और स्टेटस सब भूलकर यांगजोंग सिएन तुरंत उठ खड़ा हुआ और सर्वेंट के साथ गेस्ट रूम की तरफ चल दिया। हुआईकोंग भी साथ साथ चला। रूम में घुसते ही दोनों एक साथ बोल पड़े, ब्रदर यूमो। बेड पर यूमो पड़ा था, मौत के बिल्कुल करीब, जवाब देने की हालत में भी नहीं। आलोंग उसका पसीना पोंछ रहा था। जैसे ही उसने हुआईकोंग को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी, जैसे बादल छट गए हों और तारे नजर आ गए हों। वो दौड़कर हुआईकोंग के पास आया। सीनियर हुआईकोंग, आखिर हम आपको ढूंढ ही लाए। मेरे लॉर्ड पर सर्पेंट ने हमला किया था। डीमन पॉइजन दिल तक पहुंचने वाला है। वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और जल्द ही डीमन नेचर में बदल जाएंगे। प्लीज मेरे लॉर्ड को बचा लीजिए। सर्पेंट का पॉइजन? हुआईकोंग ने तुरंत पूछा। ईस्ट लेक वाला? आलोंग ने तेज तेज सर हिलाया। हाँ, हम कल्टिवेट कर रहे थे कि छोटे डीमंस के एक झुंड ने डिस्टर्ब कर दिया। हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर वो ही हम पर टूट पड़े। इसी हल्ला गुल्ला में सर्पेंट ने मौका देखकर स्नीक अटैक किया और मेरे लॉर्ड को जख्मी कर दिया। लेट मी सी। हुआईकोंग बेड के पास गया, यूमो को ध्यान से देखा और उसकी स्किन छूकर महसूस की।
जैसे अंदर हजारों कीड़े धीरे धीरे रेंग रहे हों। उसने तुरंत यूमो के कपड़े फाड़ दिए। कपड़ों के नीचे एक 1 फुट लंबा जख्म था। ख्वाइकोंग का दिल जोर से धक से रह गया। जब उसने खून और मांस से चिपके कपड़े हटाए तो एक काला पड़ा हुआ जख्म सामने आया। हल्की सी बदबू उसकी नाक तक पहुंची। एक अजीब सा खट्टापन महसूस हुआ। जख्म बिल्कुल जला हुआ लग रहा था, जैसे गोश्त को आग ने जला दिया हो। 3 इंच गहरा और सफ़ेद हड्डियां तक नजर आ रही थीं। सिर्फ प्रोफाउंड रेल्म का आदमी ही इतनी देर तक जिंदा रह सकता था। अगर कोई सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के 13th लेयर पर होता तो सर्पेंट के एक ही बार में वही मर चुका होता। यूमो ने मुश्किल से एक फीकी सी मुस्कान दी। उसके होठ बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके थे। ब्रदर हुआए, मेरी इस बेइज्जती को माफ़ कर देना। अगर सर्पेंट ने घात लगाकर हमला ना किया होता तो मुझे इतनी शर्मनाक हालत में नहीं देखना पड़ता। 3 सालों में उसने सर्पेंट को 4 बार हराया था। हर बार वो बुरी तरह जख्मी होकर भाग गया, और आज वही दुश्मन उसे लगभग मार ही चुका था। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। अब भी मुस्कुरा रहा है। ख्वाइकोंग ने गहरी सांस ली, कुछ सोचा, फिर उसने हाथ उठाकर यूमो के कंधों के अलग अलग पॉइंट्स पर दबाव डाला। सीलिंग हैंड। यूमो ने धीरे से कहा, फायदा नहीं। सीलिंग हैंड मेरी मेरिडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे रोक सकता है। उसके बाद फिर सब खत्म। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, जब डीमन पॉइजन दिल तक पहुँच जाए तो मुझे खुद ही मार देना। आई वोंट डू इट। ख्वाइकोंग ने साफ मना कर दिया। ब्रदर हुआए, मेरी बात सुनो। जब डीमन पॉइजन मेरे दिल पर कब्जा कर लेगा, मैं यूमो नहीं रहूँगा। मुझे मारना सबको बचा लेगा, वरना मेरी ताकत के साथ आज यांग फैमिली खून में डूब जाएगी। किसी को मारना आसान होता है, पर किसी को खुद को मरवाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल। ख्वाइकोंग उसके दर्द को समझ रहा था, पर जितना ज्यादा यूमो हार मान रहा था, उतना ही ख्वाइकोंग उसे उम्मीद देना चाहता था। मैं तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढूंगा, तुम बस चुपचाप लेटे रहो। पर दिल ही दिल में ख्वाइकोंग जानता था कि ये बहुत मुश्किल था। सर्पेंट का पॉइजन दुनिया भर में मशहूर था। सिर्फ एक बूंद अगर कुएं में डाल दो तो बॉडी रिफाइनिंग 13th लेयर के 100 लोग मर जाएं। अगर ये कोई नॉर्मल डीमन होता तो शायद दबाया जा सकता, पर अगर ये ग्रेट डीमन का पॉइजन था तो बात और भी खतरनाक हो जाती। काओ शान सेक्ट। ख्वालियो सीधा मेन हॉल गया। कॉरिडोर पार करके एक अंधेरी सी रूम में पहुंचा, जहां एक सुनहरे सिंहासन के नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, काले सुनहरे रोब में, लंबी दाढ़ी के साथ। उसने दाढ़ी सहलाते हुए ठंडी आवाज में पूछा, यांग हुआ की मौत के बारे में क्या पता चला? ख्वालियो ने सर झुकाकर कहा, सेक्ट लीडर, मुझे पता चला है कि एल्डर यांग हुआ को आखिरी बार इमॉर्टल सेक्ट पर देखा गया था। यू के वक्त वो माउंटेन पर चढ़े थे, शायद सेक्ट का पीक खरीदने की बात करने। 1 घंटे के अंदर ही उनका लाइफ जैकेट टोकन टूट गया। और तुम बस इतनी बेकार सी इन्फो ला पाए? ख्वालियो का जिस्म कांप गया। उसने तुरंत अपना की चलाकर ठंड से बचने की कोशिश की। सेक्ट लीडर का गुस्सा वाकई खौफनाक था। मैं और जानकारी नहीं निकाल पाया क्योंकि, ख्वालियो ने जल्दी से समझाया, जियांग यूए इमॉर्टल सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रही है और सिटी लॉर्ड्स मैंशन भी। मैं कुछ नहीं कर पाया। कल रात मोइंग ने भी छुप कर जाने की कोशिश की, पर वो भी खाली हाथ लौटा। दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर हैरानी आ गई। मोइंग को नाकाम करना आसान नहीं होता, सिर्फ सिटी लॉर्ड्स मैंशन ही ऐसा कर सकता था। तो सिटी लॉर्ड के लोग गार्ड कर रहे हैं? नहीं, ख्वालियो ने तुरंत कहा। मोइंग ने बताया कि वहां इमॉर्टल सेक्ट का एक स्पेशल गार्डियन है, बहुत ही ताकतवर, युनलान माउंटेन के फुट हिल पर पहरा देता है। जैसे ही मोइंग अंदर गया, उसे तुरंत नोटिस कर लिया गया। रात का शिकारी अगर किसी की नज़र में आ जाए तो अपने ही लेवल के दुश्मन से भी नहीं डरेगा। ये सुनकर सेक्ट लीडर धीरे से बोला, पर वो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग 13th लेयर का गार्डियन है। सेक्ट लीडर को पहले से पता था। ख्वालियो ने पूछा, अगर वो प्रोफाउंड रेल्म का होता तो वेनपिंग अब तक काओशान सेक्ट पर हमला कर चुका होता।
वो इमॉर्टल सेक्ट में छुपकर नहीं बैठा रहता। वाह, सेक्ट लीडर की सोच वाकई लाजवाब है। सेक्ट लीडर ने हाथ उठाकर बात काट दी। इस बात को फिलहाल छोड़ो, किसी और को भेजो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तुम एक और काम करो, ट्रिब्यूटर रोंग को बुलाओ और उसे यांगजोंग सिएन के घर भेजो। वहां ज्यादा जरूरी बात है। हुआलियो थोड़ा चौंक गया। सेक्ट लीडर, क्या आप यांगजोंग सिएन के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं? पर उसके पीछे हुआईकोंग है और वो हमारे कंट्रोल में आना नहीं चाहता। जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है ट्रिब्यूटर रोंग भी उसे मना नहीं पाएगा। सेक्ट लीडर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बात यांगजोंग सिएन की नहीं है। यांग फैमिली के अंदर हमारा स्पाई बता रहा है कि आज एक सिवियरली इंजर्ड प्रोफाउंड एक्सपर्ट उनके घर आया है। कांगू सिटी के सारे मशहूर डॉक्टर्स बुला लिए गए, पर कोई भी कुछ नहीं कर पाया। ट्रिब्यूटर रोंग को भेजो। अगर वो प्रोफाउंड एक्सपर्ट को बचा लेता है तो काओशान सेक्ट को एक जबरदस्त एलाई मिल जाएगा और यांग फैमिली भी हमारे साथ बन जाएगी। हुआलियो की आंखें चमक उठीं। सेक्ट लीडर, कमाल की सोच है। ऐसा हुआ तो फिर हमें 100 सेक्ट्स अलायंस की जियांग यूए से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर हुआलियो तुरंत निकल गया। यांग हुआ की मौत से भी ज्यादा जरूरी था इस प्रोफाउंड रेल्म के एक्सपर्ट का एहसान जीतना। अगर कामयाब हुए तो बड़ा फायदा, और अगर ना भी हुए तो नुकसान भी कुछ खास नहीं। तो फिर ऐसे मौके को कौन छोड़ता है? चैप्टर 48 फाइनल फेयरवेल नीडल। ब्रेकफास्ट के बाद वेनपिंग ने यून लियाओ को जबरदस्ती साथ घसीटते हुए माउंटेन से नीचे उतारा। इस बार उसका प्लान क्लियर था, यांग फैमिली जाना। सबसे बड़े कपड़ा और सिल्क मर्चेंट्स वहीं थे और वेनपिंग चाहता था कि इमॉर्टल सेक्ट के लिए एक नया सेक्ट यूनिफॉर्म बनवाया जाए। नाम भी सोच लिया था, इमॉर्टल ब्रीज। कपड़ों का डिज़ाइन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, ज़्यादातर वाइट गॉज, ताकि जब हवा चले तो कपड़े लहराते हुए एक अलग ही रूहानी फील दें। ओवरऑल लुक ऐसा हो कि कोई भी देखे तो बोले, ये लोग तो सच में फरिश्ते लग रहे हैं। फ्यूचर में जो भी इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल को देखे, उसे ऐसा लगे जैसे कोई इमॉर्टल आसमान से उतर आया हो। लेकिन जब वेनपिंग यांगजोंग सिएन से मिला तो उसे लगा कि क्लान लीडर कुछ ज्यादा ही रेस्टलेस था। वेनपिंग ने अपना आइडिया बताया और बेस्ट मटेरियल्स का नाम लिया। क्लान लीडर यांग, सिलाई का धागा गोल्ड का होना चाहिए, गॉज पर जो डिज़ाइन हो वो सिल्वर थ्रेड से बने और बेस्ट क्वालिटी की सिल्वर सिल्क यूज़ करनी है। यांगजोंग सिएन ने हाँ तो कह दी, पर टोन थोड़ा फॉर्मल सा था। ठीक है, सेक्ट लीडर वेन समझ गया। वेनपिंग ने यून लियाओ की तरफ देखा। एल्डर यून, तुम क्या कहते हो, अंदर का कपड़ा नॉर्मल क्लॉथ हो या किसी डीमन की फर? दोनों ठीक हैं। थोड़ा क्लियर जवाब दो ना। यून लियाओ ने कड़वी सी मुस्कान के साथ कंधे उजा दिए। सेक्ट लीडर, मुझे इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं। जो मुझे नहीं आता उसमें मुझे मत घसीटो। यांगजोंग सिएन ने बात संभाल ली। क्लॉथ ही यूज़ करते हैं। सायोन माउंटेन स्ट्रीम शर्ट भी क्लॉथ का ही होता है, लाइट वेट और ब्रीज नाम के बिल्कुल फिट। मैं कुछ सैंपल्स बनवाकर कुछ दिन में इमॉर्टल सेक्ट भिजवा देता हूँ। ऑल राइट, आपका बहुत शुक्रिया क्लैन लीडर यांग। वेनपिंग को थोड़ा अजीब लगा। सिर्फ 2-3 बातें हुई और यांगजोंग सिएन जैसे उसे जल्दी से भेजना चाहता हो। क्या इमॉर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर इतना ही अनवांटेड हो गया है? फिर उसने नोटिस किया यांगजोंग सिएन बार बार बाहर देख रहा है। तब वेनपिंग को समझ आया, शायद कोई ज़रूरी काम है, इसीलिए इतना रेस्टलेस है। इसी बीच वेनपिंग ने सिस्टम से मन ही मन एक सवाल किया। सिस्टम, अगर मैं इमॉर्टल सेक्ट में एक टेलर शॉप बनाऊं और उसे अपग्रेड करूं, तो क्या वहां ऐसे कपड़े बन सकते हैं जो पानी और आग से बच जाएं? सिस्टम का जवाब आया, ज़रूरी नहीं। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्पेशल एबिलिटी ड्रॉ होती है। फिर भी वेनपिंग ने डिसाइड कर लिया, फ्यूचर में ये ट्राई तो ज़रूर करेगा। जैसे ही वेनपिंग अलविदा कहने ही वाला था, उसने अचानक देखा कोई तेजी से मेन हॉल के पास से गुजरा। यांगजोंग सिएन ने उसे देखा और उसके चेहरे पर खुशी आ गई।
उसने तुरंत वेनपिंग को बाय कहने की तैयारी कर ली। सेक्ट लीडर वेन, आज मैं आपको दूर तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं क्लैन लीडर यांग, आप अपना काम देखिए। तो वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। वेनपिंग ने जाते हुए उस आदमी की पीठ देखी, ब्लैक और गोल्ड रोब। बस इतना देखकर ही उसे समझ आ गया, काओ शान सेक्ट का एल्डर लेवल बंदा है। और तुरंत उसके पीछे एक और आदमी आया, वो भी ब्लैक गोल्ड रोब में, तेज कदमों से चलते हुए, आंखें सीधा आगे टिकी हुई थीं। दोनों यांग रेजिडेंस के इनर कोर्टयार्ड की तरफ चले गए। युन लियाओ ने धीरे से कहा, एक बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल पर है, दूसरा 13th लेवल पर। वेनपिंग की आंखें चमक उठीं। चलो फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। वेनपिंग को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यांग फैमिली कभी काओशान सेक्ट के आगे झुकेगी। यांग जोंगसियांग हुआईकोंग का क्लोज फ्रेंड था और हुआईकोंग की रेपुटेशन ईस्ट लेक में काफ़ी ज़्यादा थी। उसके कई दोस्त प्रोफाउंड रेल्म से ऊपर के थे। काओशान सेक्ट जितनी भी स्ट्रांग हो, यांग फैमिली उनके आगे झुकने वाली नहीं थी, ना आज ना पहले जब इमॉर्टल सेक्ट अपने गोल्डन टाइम में था। फॉलो करते करते वेनपिंग एक फेमिलियर बैकयार्ड में पहुंचा, वही जगह जहां वो पहले हुआई ये की मदद के वक्त आया था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था। सर्वेंट्स स्टोन गेट के पास खड़े थे, चोरी छुपे दूर के विंग रूम की तरफ झांक रहे थे। वेनपिंग चुपचाप आगे बढ़ा। जैसे ही वो इनर कोर्टयार्ड में कदम रखने वाला था, एक सर्वेंट ने उसे रोक लिया। सेक्ट लीडर वेन, आज मास्टर का ऑर्डर है, सिर्फ फिजिशियंस ही अंदर जा सकते हैं। बोलते वक्त भी सर्वेंट का सिर अंदर की तरफ झुक रहा था, जैसे डरता हो कि कहीं वेनपिंग उसे डांट ना दे। वेनपिंग ने हाथ उठाया और उसे शांत रहने का इशारा किया। धीरे से बोला, मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ, कोई शोर नहीं करूँगा। वेनपिंग को गुस्सा नहीं आया, वो जानता था सर्वेंट सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा है। और सच भी यही था। अगर वेनपिंग सच में ज़बरदस्ती अंदर जाना चाहता तो कोई सर्वेंट उसे रोक नहीं सकता था, चाहे यांग जोंगसियन का ही ऑर्डर क्यों ना हो। अंदर जाते ही वेनपिंग ने देखा काओशान सेक्ट के दोनों लोग यांग जोंगसियन के साथ एक विंग रूम में जा रहे हैं। रूम के बाहर कई लोग खड़े थे, सबके चेहरे पर टेंशन छाई हुई थी। पूरा बैकयार्ड ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर काले बादल छा गए हों, भारी और उदास माहौल। फूल और पौधे थी जैसे किसी अनजान प्रेशर के नीचे झुक गए हों। वेनपिंग चुप रहा, धीरे धीरे विंडो के पास गया और अंदर झांक कर देखने लगा। अंदर से आवाज़ आई, मिस्टर रोंग, आखिर आप आ गए। मेरे दोस्त के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, प्लीज़ जल्दी कीजिए। ये हुआईकोंग की आवाज़ थी। इसके बाद एक और आवाज़, बिल्कुल ऐसी जैसे किसी ने गले में रेत भर दी हो। सेक्ट मास्टर वान ने खास इस बुजुर्ग को बुलाया है। क्लैन लीडर यांग, आप बेफिक्र रहिए, मैं देखता हूँ, प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद एल्डर रोंग। यांग जोंगसियन साइड हो गया। विंडो के बाहर खड़ा वेनपिंग हैरान था। रोंग, कहीं ये वही एल्डर रोंग तो नहीं? उसे तुरंत याद आ गया, कभी कांगू सिटी का डिवाइन डॉक्टर, जिसका नाम ही इलाज के बराबर था। चाहे कितनी भी मुश्किल बीमारी हो, वो ठीक कर देता था। पर 3 साल पहले उसने अचानक अपना क्लिनिक बंद कर दिया था। लोगों ने कहा था अब बुढ़ापा शांति से काटने चला गया है। लेकिन आज वेनपिंग को पता चला, वो कहीं गया नहीं था। वो चुपचाप काओशान सेक्ट में शामिल हो गया था और अब उनका कोर मेंबर बन चुका था। वेनपिंग ने देखा एल्डर रोंग एक टूटी हुई वुडन बॉक्स से एक कपड़े का बंडल निकाल रहा है। बंडल मुट्ठी जितना था। जब खोला गया तो अंदर अलग अलग साइज की सुई थी, बहुत सारी, बिल्कुल भरी हुई। एल्डर रोंग ने कुछ सुई हाथ में उठाई और भारी आवाज में बोला, अगर ये स्क्रीमिंग स्नेक का डीमन पॉइजन है तो मेरी फैंग लॉन्ग नीडल इसे दबा सकती है। प्लीज इस सीनियर के कपड़े हटा दो। आलोंग, हुआईकोंग ने तुरंत बुलाया। आलोंग ने एक पल नहीं लगाया, आगे बढ़ा, यूं मो के कपड़े उतारे, फिर तुरंत पीछे हट गया। आना जाना सिर्फ 10 सांसों का वक्त लगा। इस वक्त हर पल सोना था, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। एल्डर रोंग ने एक सिल्वर नीडल उठाई और सीधा सीने में चिबो दी, फिर दूसरी तरफ से 10 सुई पेट में लगा दी।
सब लोग सांस रोक कर देख रहे थे। तभी विंडो के बाहर से एक आवाज आई, फैंग लॉन्ग नीडल, मुझे लगता है ये तो डेथ नीडल है। रूम बिल्कुल शांत था, इतना शांत जैसे पानी की सतह भी हिल न रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज गूंज उठती। बाहर से जो आवाज आई थी वो हल्की थी, पर फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सीधा कान के पास बोल दी गई हो। अगर बात कोई और होती तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फेंगलोंग नीडल स्किल का मजाक उड़ाया गया था, और ये बात काओशान सेक्ट के लोग कैसे बर्दाश्त करते, खासकर एल्डर रोंग और हुआ लियाओ जो खुद वहां मौजूद थे। एल्डर रोंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कठोर आवाज में कहा, कौन है जो बकवास कर रहा है? हुआ लियाओ, जा उसकी जीभ काट कर ले आ। कोटिंग डेथ! हुआ लियाओ गुस्से से गरजा। उसने तुरंत आवाज की दिशा की तरफ देखा, खिड़की के छोटे से गैप से बाहर खड़े आदमी पर नजर जमाई और हाथ उठाते ही एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ दिया। यांग जोंग शेन उसे रोकना चाहते थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। क्रैक! जहां वेनपिंग खड़ा था वहां एक मुट्ठी जितना बड़ा सुराख हो गया। एनर्जी ब्लास्ट खिड़की को चीरता हुआ बाहर गया और सीधा एक पेड़ के तने में घुस गया, पेड़ जो आदमी के सिर जितना मोटा था। एक ही पॉइंट का इतना भयानक असर। अगर ये किसी इंसान को लग जाता तो पूरा बदन छेद देता। चाहे कितना ही बड़ा डिवाइन डॉक्टर हो, बचाना मुश्किल होता। हुआ लियाओ ने अटैक के बाद सीधा आगे बढ़ने का सोचा, मुट्ठी कस ली और उस बकवास बोलने वाले को खत्म करने ही वाला था। तभी यांग जोंगशियन ने बीच में आकर उसे रोक लिया। एल्डर हुआ, यहाँ कंप्लीट साइलेंस चाहिए। फिर वेनपिंग की तरफ देखकर थोड़ी मजबूरी के साथ बोला, सेक्ट लीडर वेन, जब आप आ ही गए हैं और बोल भी दिया है तो सीधा अंदर आ जाइए और देख लीजिए। दुश्मन जब आमने सामने होते हैं तो नफरत और तेज हो जाती है। ये बात यांग जोंगशेन अच्छी तरह जानता था, और ऊपर से वेनपिंग अभी भी यंग था। जुबान संभालना मुश्किल होता है, ये भी समझता था। खिड़की के बाहर खड़ा वेनपिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा जैसे उस पर बिना वजह ही इल्जाम आ गया हो। ये तो सिस्टम ने कहा था, मैंने बस रिपीट किया, वो मन ही मन सोच रहा था। असल में वो कहना चाहता था, फेंगलोंग नीडल मुझे ज्यादा फ्यूनरल नीडल लगती है, ये लाइन मुझे पसंद है। लेकिन बोला कुछ नहीं। कम ऑन इन। आखिर उसे अंदर बुला लिया गया। यांग जोंगशियन ने उसे एक लकड़ी का स्टूल भी दिया और इशारे से कहा, बैठ जाओ और चुपचाप देखो। इस वक्त कौन वक्त बर्बाद करेगा किसी को डांटने में? सिर्फ हुआ लियाओ ही था जो वेनपिंग को रूम में बैठा देखकर पहले हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर ठंडक आ गई। 1 साल में वेनपिंग का जिस्म थोड़ा मजबूत हो गया था, पर उसकी पहचान बिल्कुल ही उलट-पलट हो चुकी थी। पहले एक 2 स्टार सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर, अब एक छोटे से भटकते हुए सेक्ट का लीडर, और आज यहाँ अचानक आकर पक्का प्लान बिगाड़ने के लिए आया होगा। इस लड़के को यहाँ रहने नहीं दिया जा सकता। हुआ लियाओ ने सोचा, वो यांग जोंगशियन से कहने ही वाला था कि वेनपिंग को निकाल दिया जाए, तभी वेनपिंग खुद बोल पड़ा, क्लैन लीडर यांग, क्या आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यांग जोंगशियन ने सिर्फ इतना कहा। वेनपिंग ने धीमी आवाज में आगे बोला, मुझे लगा एल्डर रोंग किसी को मार रहे हैं, पर अगर सच में इलाज चल रहा है तो मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। क्या आप एक नीडल निकालकर चेक नहीं करेंगे? हर जहर नीडल से बाहर नहीं निकलता। हुआ लियाओ तुरंत भड़क उठा, वेनपिंग, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? वेनपिंग शांत रहा, मैं बस बेड पर पड़े इस आदमी को बचाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे ही सुई घुसाते रहे तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। फिर उसकी आवाज़ और सीरियस हो गई। इंसान का रेल्म बहुत कुछ लिमिट कर देता है, नॉलेज भी और एबिलिटी भी। एल्डर रोंग डिवाइन डॉक्टर हो सकते हैं, पर सिर्फ आम लोगों के लिए। प्रोफाउंड रेल्म की इंजरीज
वो ट्रीट नहीं कर सकते। ये बात सुनकर हुआई कॉन्ग थोड़ा चौंक गया। ये लड़का यू मो का रेल्म समझ गया, तो फिर पहले जो बोला था उसके पीछे भी वजह होगी। तुम कोटिंग डेथ! हुआ लियाओ गुस्से से चिल्ला पड़ा, पर इस बार हुआई कॉन्ग ने उसे तुरंत रोक लिया और वेनपिंग की तरफ देखकर बोला, सेक्ट लीडर वेन, तुम क्या कहना चाहते हो, क्लियरली बताओ। वेनपिंग ने गहरी सांस ली और यू मो के ऊपर दिख रहे उस इन्फो पैनल से नजर हटाकर बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सीनियर रिंग्ड सर्पेंट के डीमन पॉइजन से पीड़ित हैं, सही? ये सुनकर हुआ लियाओ का दिल धक से रह गया। ये सच में मुश्किल खड़ी करने आया है। उसने तुरंत कहा, वेनपिंग, यहाँ शांत रहना जरूरी है। अगर तुमने एल्डर रोंग के इलाज में रुकावट बने तो चाहे इमॉर्टल सेक्ट का पूरा खात्मा हो जाए, फिर भी प्रोफाउंड रेल्म के गिरने की भरपाई नहीं हो सकती। वेनपिंग ने उसकी तरफ देखा, फिर भी चुप नहीं हुआ। उसकी नज़र सीधा एल्डर रोंग पर टिकी हुई थी, जो अभी भी नीडल्स लगा रहा था। मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं, ये एल्डर रोंग खुद जानते हैं। उन्होंने दशकों से इलाज किया है। वो ये भी जानते होंगे कि नीडल पहले ही टूट चुकी है ना? वेनपिंग समझ चुका था कि काओशान सेक्ट का असली मकसद क्या है। वो किसी को बचाने नहीं आए, वो बस प्रोफाउंड रेल्म एक्सपर्ट का एहसान खरीदना चाहते हैं। अगर कामयाब हुए तो उनके सर पर एक प्रोफाउंड रेल्म का हाथ होगा और आसपास के शहरों पर राज करना मुश्किल नहीं होगा। अगर फेल हुए तो आदमी मर जाएगा और उनका कुछ भी नहीं जाएगा। एल्डर रोंग ने धीरे से कहा, छोटे लड़के, बकवास बंद करो। क्लैन लीडर यांग, प्लीज इस बेकार के आदमी को बाहर भेजिए। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और नीडल प्लेसमेंट बिगड़ गया तो इस सीनियर की जान चली जाएगी। यांग जोंगशियन उलझ में पड़ गया। वेनपिंग की बात भी सही लग रही थी और एल्डर रोंग की भी। तभी हुआई कॉन्ग ने दोबारा कहा, एल्डर रोंग, एक नीडल निकालकर दिखा दीजिए। हुआ लियाओ तुरंत बोला, सीनियर हुआई कॉन्ग, क्या आप सच में इस बच्चे की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? इसने जिंदगी में कभी मेडिसिन नहीं पढ़ी, ये क्या जाने हीलिंग आर्ट के बारे में। हुआई कॉन्ग ने शांत आवाज में कहा, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मेरा फैसला हो चुका है। एल्डर रोंग, बस एक नीडल निकालकर दिखा दीजिए। एल्डर रोंग ने धीरे से कहा, अगर नीडल निकाली तो मेरी गाइडेंस टेक्निक टूट जाएगी, और अगर डीमन पॉइजन दोबारा बढ़ गया तो ये फ्लड गेट खुलने जैसा होगा, फिर कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। वेनपिंग ने तुरंत बोला, बस थोड़ा सा निकाल लो, उतना ही काफी है। बैंग! हुआ लियाओ ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, बिल्कुल गुस्से में। वेनपिंग, क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारी इमॉर्टल सेक्ट है? एल्डर रोंग बिना पैसा लिए जान बचा रहे हैं और तुम यहाँ बकवास फैला रहे हो? उसकी आंखें लाल हो गईं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की तरफ से डिसिप्लिन करता हूँ। बात खत्म होते ही हुआ लियाओ ने पंच मार दिया। बॉडी रिफाइनिंग 13th लेवल की स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सबकी नज़र जब हुआ लियाओ पर गई, वेनपिंग कैबिन में था ही नहीं। वेनपिंग साइड रूम से खुद बाहर नहीं आया था, ना ही किसी ने उसे बुलाया था। उसे तो हुआई कॉन्ग ने सीधा पंच मारकर बाहर फेंक दिया था। चेयर टुकड़ों में टूट गया और जमीन पर 2 गहरी लकीरें बन गई, जो इस बात का सबूत थीं कि ये कोई आम अटैक नहीं था। बेवकूफ़ इंसान! पंच मारने के बाद भी हुआई कॉन्ग रुका नहीं। वो सीधा दरवाजे से बाहर भागा। उसके फिस्ट्स हवा को चीर रहे थे। हुआई कॉन्ग, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का हॉल मास्टर, काओशान सेक्ट का सेक्ट लीडर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी। बॉडी रिफाइनिंग 13th लेवल में उसे 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। 10 मार्शल आर्ट्स, सबको पीक लेवल तक कल्टिवेट कर चुका था। अभी जो पंच मारा था वो सिर्फ एक कैजुअल मूव था, पर अब जब वो चेज कर रहा था उसके कदम भी पीक लेवल फुटवर्क में बदल चुके थे। एक पल में ही वो बेनपिंग के पास पहुंच गया। बेनपिंग ने जैसे ही खुद को संभाला, हुआई कॉन्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। साइड रूम के लोगों के चेहरे बिगड़ गए।
इस वक्त लड़ना सच में बिल्कुल ठीक नहीं था, पर सब जानते थे बेन पिंग ने हुआईकोंग को बिल्कुल लिमिट तक पुश कर दिया था। यूमो जिंदगी और मौत के बीच लटका था, इलाज चल रहा था, इसलिए कोई बीच में नहीं आया। बस इतना ध्यान रखा गया कि फाइट अंदर तक ना आए, बाकी जो हो होने दो। जैसे ही हुआईकोंग ने बेन पिंग का हाथ पकड़ा, बेन पिंग ने तुरंत पैर उठाया और उसके पेट पर जोर से किक मार दी। बैंग! किक से हुआईकोंग हिला तो नहीं, पर उसकी पकड़ जरूर छूट गई। बेन पिंग तुरंत पीछे हट गया, लगभग 10 कदम, और जाकर यून लियाओ के पास खड़ा हो गया। फिर जोर से बोला, एल्डर हुआ, बॉडी रिफाइनिंग 13th लेवल से मुझ पर स्नीक अटैक? वाह, कमाल है। यून लियाओ, जरा मदद करो, इसको क्रिपल कर दो। समझा। यून लियाओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जेड शालिक जैसा चेहरा, पर आंखों में तीखी चमक। कहते हैं ना, किसी ने कितने लोग मारे हैं, ये चेहरे से नहीं, आंखों से पता चलता है। और जो ज्यादा मारता है, उसकी आंखों में कुछ और ही होता है। यून लियाओ की आंखों में न तो खौफ था, न ही खून की हवस, उसमें सिर्फ जुनून था। कम ऑन एल्डर हुआ। ओह, हुआईकोंग ने हंसी के साथ कहा, तो तुम ही हो इंसर्मेंट सेक्ट के गार्डियन? बॉडी रिफाइनिंग 13th लेवल? तभी बेन पिंग इतना हिम्मत करके यांग रेजिडेंस आ गया। गार्डियन? यून लियाओ समझा नहीं, पर उसने सवाल भी नहीं किया। उसने डिसाइड कर लिया था, आज जवाब लफ्जों से नहीं, मुक्कों से दिया जाएगा। चाहे काओशान सेक्ट ड्रैगन ही क्यों न हो, यहाँ उन्हें भी झुकना पड़ेगा। इंसर्मेंट सेक्ट का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हिम जेंटल ब्रीज स्टेप। यून लियाओ हवा की तरह आगे बढ़ा। एक पल में हुआईकोंग के सामने था, साइड से जोर से किक मारी, फिर हवा में उछलकर 360 डिग्री स्पिन और दूसरी किक सीधा नीचे। हुआईकोंग ने बस हाथों से गार्ड किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर अगले ही पल मुस्कान जम गई। बस इतना ही? हुआईकोंग कह रहा था, पर उसका आधा जिस्म जमीन में धंस चुका था। इंच मोटी ब्लू स्टोन स्लैब टूट चुकी थी। बिल्कुल भयानक सीन। यून लियाओ ने तुरंत ची जमा की, अपने जूते के आगे लपेटी और सीधा हुआईकोंग के सीने पर एम करते हुए बोला, यही है काओशान सेक्ट के एल्डर की ताकत, तो मैं सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बैंग! हुआईकोंग ने दोनों हाथों से ब्लॉक किया, फिर भी जबरदस्त फोर्स ने उसे कपा दिया। उसके मुंह में गर्माहट भर आई। जैसे ही उसने मुंह खोला, खून कोने से बह निकला। हुआईकोंग ने अंगूठे से खून पोंछा और गरज कर बोला, मैंने पूरी ताकत यूज नहीं की थी, पर तुम इतने बेशर्म हो तो अब मैं हाथ रोकने वाला नहीं। एप थंडर रन, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट, वेन टेक्निक के बिल्कुल करीब, 5 साल पहले ही पीक पर पहुंच चुकी थी। यही उसका असली ट्रम्प कार्ड था। इस टेक्निक में वो बंदर की तरह फुर्तीला होता है और हमले में जायंट एप जैसी ताकत। इसी के दम पर वो इतने सालों से लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एल्डर बना हुआ था। बैंग! हुआईकोंग बिजली की तरह आगे लपका, पर सर से नहीं, पैरों से। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को सिर्फ एक हवा का झोंका और काली सी छाया दिखी। यांग हुआ के भागने से भी तेज। उसने किक घुमाई, पर यून लियाओ साइड में हट गया। हुआईकोंग थोड़ा चौंक गया, पर यह मूव के अंदर ही था। वो हवा में ही घूमा, जैसे हवा में कोई सीढ़ी हो, और ट्रैजेक्टरी बदलते हुए स्वीप किक मारी। उसके पैर चक्की की तरह घूम रहे थे, सीधा यून लियाओ की तरफ। नीचे गिर जा। बैंग! धूल का बादल उठ गया। हुआईकोंग 2 मीटर दूर जाकर रुक गया। चेहरे पर घमंड भरा हुआ था। इस ताकत से मुझे अंडर एस्टिमेट करता है? नया बच्चा शेर के सामने कितना निडर। हवा चली, धूल छट गई। जमीन पर 1 मीटर का गड्ढा नजर आया। ब्लू स्टोन स्लैब्स टुकड़ों में बिखरी हुई थीं। पर यून लियाओ बिल्कुल ठीक गड्ढे के पास खड़ा था। ये स्पीड कहलाती है? यून लियाओ हंस पड़ा। तुम्हारी रफ्तार मेरे लिए लेजर बीम के सामने कीड़े जैसी है। ग्रेविटी फील्ड में भी मैं इससे डॉज कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल! हुआईकोंग चिल्ला पड़ा। तुम्हारी स्पीड
बहुत स्लो है। बैंग! हुआईकोंग कुछ कहने ही वाला था, तब अचानक उसे अंधेरा छा गया। यून लियाओ उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, चेहरा चेहरा। तुम? उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके पेट पर पंचेस की बारिश हो गई। 4, 5, 7, 8। कोई गिनती ही नहीं कर पाया। बहुत तेज, बहुत ही तेज। बॉडी रिफाइनिंग 13th लेवल से भी ऊपर। ये स्पीड हुआईकोंग ने सिर्फ अपने सेक्ट लीडर में देखी थी। क्या ये आदमी इनविंसिबल लेवल 13th लेवल का है? खफ! हुआईकोंग एक घुटने पर गिर गया, जोर जोर से खांसा। दर्द से लड़ते हुए खड़ा हुआ, पर अब उसका मन लड़ने का नहीं था। सिर्फ एक ही ख्याल था, भागना। अगर और लड़ा तो यहीं गिर जाएगा। मरेगा नहीं शायद, पर उसकी जिंदगी भर की इज्जत खत्म हो जाएगी। और ये आदमी उसके सीने पर चढ़कर इंसर्मेंट सेक्ट का नाम फिर से रोशन करेगा। बैंग! हुआईकोंग ने जमीन पर कुछ फेंका, तेज सफेद रोशनी चमकी और वो गायब हो गया। सिर्फ पिछवाड़े में हवा बची। जमीन पर 5 शब्द लिखे थे, पहाड़ों और नदियों में फिर मुलाकात होगी। लड़कर भागना, डरपोक! यून लियाओ ने बस इतना कहा, पीछा भी नहीं किया। फिर बेन पिंग की तरफ देखकर बोला, बस हो गया हीरो बनना, चल अब उस बुढ़ी की असली शक्ल सबको दिखाते हैं। बेन पिंग मुड़कर साइड रूम में वापस गया। यांग जोंगसियान और बाकी सब तुरंत उनकी तरफ देखे, दोनों बिल्कुल ठीक थे। हुआईकोंग ने पूछा, हो गया? बेन पिंग ने हंसकर कहा, सॉरी एल्डर, डेमन शेफ, फाइट तो उसी ने शुरू की थी। एल्डर हुआ कहाँ है? भाग गया, 2 बार खून थूका और गायब। बेन पिंग ने शांत अंदाज में कहा, पर यांग जोंगसियान के लिए ये बात बिजली की तरह थी। हुआईकोंग कौन है? लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का हॉल मास्टर, काओ शान सेक्ट का नंबर 2, और वो यहाँ हार कर भाग गया। तो फिर ये एल्डर यून कौन है जो इतना ताकतवर है? इंसर्मेंट सेक्ट के गिरने से पहले भी उनके पास ऐसे 2 एल्डर्स नहीं थे। लगता है इंसर्मेंट सेक्ट का राइज अब कोई नहीं रोक सकता। काओ शान सेक्ट चाहे जितना जोर लगा ले, कसांगवू सिटी पर कब्जा मुश्किल है। इसी बीच बेन पिंग एल्डर रोंग के पास आया, जो अभी भी नीडल्स घुसा रहा था, और आराम से बोला, बुढ़े, तुम्हारा सहारा भाग चुका है। तुम बॉडी रिफाइनिंग 5th लेवल हो, अभी भी ड्रामा करोगे? हे, अपना काम करता था, मैं एंड तक इलाज करूंगा। अभी भी एक्टिंग? बेन पिंग मुस्कुराया। तुम्हें स्क्रीमिंग स्नेक क्या होता है पता है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें सच में नहीं पता, वरना तुम सिल्वर नीडल्स यूज ही नहीं करते। बेन पिंग आगे बढ़ा। स्क्रीमिंग स्नेक का डेमन पॉइजन बहुत ज्यादा करोसिव होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, कुछ भी हो, एक बूंद जहर सब खत्म कर देता है। तुम्हें ये पता नहीं था, है ना? बकवास! एल्डर रोंग चिल्ला पड़ा। बेन पिंग अचानक पलटा और हुआईकोंग की तरफ देखा। एल्डर हुआईकोंग, आप क्या सोचते हैं? फिर वो थोड़ा पीछे हट गया। हुआईकोंग बिना कुछ सोचे एक सिल्वर नीडल उठाई और सीधा यू मो के पास जाकर उसके बाजू में घुसा दी। एल्डर रोंग रोक ही नहीं पाया। जब नीडल निकाली गई, जिस हिस्से ने बॉडी को छुआ था वो गायब था, जैसे किसी ने काट लिया हो। तुम? हुआईकोंग ने सिल्वर नीडल को जोर से पकड़कर मुट्ठी बना दी। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिन चुनपिंग जो कह रहा था वो सच निकलेगा। यांग जोंगसियान, कांगवू सिटी का मशहूर डिवाइन डॉक्टर, जिसकी तारीफ शहर भर में होती थी, असल में इतना छोटा इंसान निकलेगा। साफ दिख रहा था वो यू मो को बचा नहीं सकता था, फिर भी नाटक करता रहा, सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए, और कीमती वक्त बर्बाद करता रहा। हुआईकोंग ने एक और नीडल खींच कर निकाली। वही हाल, जो हिस्सा बॉडी के अंदर गया था, गायब। सिल्वर नीडल सिर्फ इसलिए खड़ी थी क्योंकि स्किन ने उसे पकड़ रखा था। ठीक है, उसने तीसरी नीडल खींच ली, फिर भी वही नतीजा। ठीक है, गुस्से में हुआईकोंग ने अपनी बाजू झटकी और जोर से बोला, बुढ़े चोर रोंग, अगर मैं तुम्हें दोबारा देखा तो तुम्हें और तुम्हारी ये सो कॉल्ड काओ शान सेक्ट को कांगवू सिटी से मिटा दूंगा।
मैं बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। जो चेहरा कभी तेज और एनर्जेटिक लगता था, एक पल में 10 साल बूढ़ा हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द ही नहीं मिल रहे थे। इसी वक्त रिन चुनपिंग आगे आया और बोला, इंसान कभी कभी बेरहम हो सकता है क्योंकि दुनिया ही अधूरी है, लेकिन एक डॉक्टर जो अपनी शोहरत और फायदे के लिए जिंदगी और मौत को नज़रअंदाज करे, ऐसे आदमी को डॉक्टर कहना भी गुनाह है। ये कहकर रिन चुनपिंग ने ठंडे अंदाज में युन लियाओ को इशारा किया, इसे बाहर फेंको। युन लियाओ ने बूढ़े रोंग को घसीटकर बाहर निकाल दिया। उसके जाते ही हुआईकोंग पागल जैसे हो गया। उसने यूमो के शरीर पर लगे सारे सिल्वर नीडल्स एक ही झटके में हटा दिए। उसके कान में अब भी यूमो के शब्द गूंज रहे थे, अगर वक्त खत्म हो जाए तो मुझे मार देना। हुआईकोंग ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, क्या मुझे सच में अपने दोस्त को खुद मारना पड़ेगा? दुश्मन को मारना बस तलवार चलाने की बात होती है। दया दया ना दया कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी ही जान से प्यारे दोस्त को मारना, ये दर्द, ये मजबूरी, ये तो ईस्ट लेक के पानी जैसा है, कभी खत्म ही नहीं होता। यांग ज़ैंगसियन ने आगे बढ़कर हुआईकोंग के कंधे पर हाथ रखा। भाई हुआई, शायद यही भाई यू का अंतिम आराम स्थल है। हुआईकोंग ने आंखें बंद कर लीं। भाई यांग, आलोंग, दरवाज़ा बंद कर दो और सब बाहर चले जाओ। ये बोझ मुझे अकेला ही उठाना होगा। आज यूमो को मारना, किसी को तो ये काम करना ही था। अगर कोई और नहीं करेगा तो उसे ही करना पड़ेगा। तभी एक आवाज़ बिजली की तरह गिरी, सीनियर डीमन शेफ, मैं उसे बचा सकता हूँ। ये शब्द सुनते ही यांग ज़ैंगसियन झट से मुड़ गया। हैरानी में उसने रिन चुनपिंग को पकड़ ली, दोनों हाथों से उसकी बाहों को जोर से थाम कर बोला, सेक्ट लीडर रिन, आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि इस बिस्तर पर पड़े इस सीनियर को मैं बचा सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो काम कैसे करूँगा? यांग ज़ैंगसियन तुरंत हाथ छोड़कर मुस्कुरा दिया। उसकी खुशी बिल्कुल उस बच्चे जैसी थी जो पहली बार बॉडी रिफाइनिंग 6th लेवल में पहुंचता है, बिल्कुल भी बिजनेस वर्ल्ड के पुराने खिलाड़ी जैसा नहीं। सच में? रिन चुनपिंग 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा था कि हुआईकोंग फिर से पूछ बैठा, सच कह रहे हैं? रिन चुनपिंग ने हल्का सा सर हिलाया। बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं, लेकिन जब बात डीमन नेचर और डीमन पॉइजन की हो तो इस काम में मैं थोड़ा एक्सपर्ट हूँ। ये कहकर वो बेड के पास गया, अपने सीने से आज का आखिरी लाइट सिगार निकाला और माचिस से जला लिया। उसने गहरा कश लिया, सिगार को मुंह में दबाए रखा और अपना चेहरा यूमो के चेहरे के पास ले जाकर धीरे धीरे धुआं छोड़ दिया। नीला धुआं सुबह के कोहरे की तरह यूमो के पूरे चेहरे पर फैल गया। फिर रिन चुनपिंग ने ये काम 10 बार से ज्यादा दोहराया। हर बार यूमो थोड़ा थोड़ा धुआं नाक के जरिए अंदर ले रहा था। अकेले में कम लग रहा था, पर मिलकर काफी हो गया। अचानक यूमो का पूरा जिस्म काम किया। बेहोशी में जो भौहें सिकड़ी हुई थीं, वो धीरे धीरे ढीली हो गईं। ये हुआईकोंग की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, जैसे सांस ही रोक ली हो। क्लैन यांग, रिन चुनपिंग बोला, मुझे एक बैम्बू ट्यूब चाहिए, बहुत मोटा नहीं, जितना पतला हो सके उतना अच्छा। यांग ज़ैंगसियन तुरंत बाहर दौड़ा। उसका भारी शरीर हिलता डुलता इनर कोर्टयार्ड से निकलकर घर की तरफ भागा। वहीं पास में छोटा सा बैम्बू ग्रूव था। उसने एक बैम्बू का टुकड़ा तोड़ा और दौड़कर वापस आया। सेक्ट लीडर रिन, ये किस काम का है? रिन चुनपिंग ने शांत स्वर में कहा, इससे उसकी नाक में डालना है। वो यूमो के पास गया, बैम्बू ट्यूब को नाक के बिल्कुल पास लगाया, फिर सिगार से धुआं खींचकर उसे धीरे से बैम्बू ट्यूब के थ्रू फूंक दिया। नीला धुआं सीधा नाक से सांस की नाली में चला गया। उसने ये काम दर्जनों बार किया। जब लाइव सिगार आधा रह गया, तब जाकर सुधार के निशान दिखने लगे। यूमो के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली। उसके चेहरे की टेढ़ी मुस्कान धीरे धीरे ठीक होने लगी, जैसे किसी को सुकून मिल गया हो। आवाज़ कमज़ोर थी, बहुत ही कमज़ोर, पर यांग ज़ैंगसियन और बाकियों के कान में ये आवाज़ किसी वरदान से कम नहीं थी। पिछले 5 घंटे में ये सबसे प्यारी, सबसे मीठी आवाज़ थी। हुआईकोंग तुरंत बेड के पास आया। भाई यू,
भाई यू, रिन चुनपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर डीमन शेफ, मेरा इलाज अभी शुरू हुआ है। ये सीनियर इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा, लेकिन जो आपने देखा इसका मतलब है डीमन पॉइजन अभी के लिए दब चुका है। इतनी जल्दी? हुआईकोंग बोला। ये तो धीरे ही हुआ है, रिन चुनपिंग बोला। वैसे आप सब बाहर चले जाओ और दरवाजे खिड़कियां बंद कर देना। क्यों? दवाई धुएं में है, अभी ये सीनियर खुद इतना सांस नहीं ले सकता कि सारी दवा अंदर जाए। कमरे में ज्यादा लोग होंगे तो सांस के साथ दवा का असर कम हो जाता है। समझा। हुआईकोंग ने सर हिलाया और सबसे पहले बाहर निकला। उसने खुद ही एक लकड़ी का पट्टा लाकर टूटी हुई खिड़की पर लगा दिया। 15 मिनट बाद रिन चुनपिंग कमरे से बाहर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। चारों लोग तुरंत उसके पास आ गए। हुआईकोंग ने बेचैनी से पूछा, सेक्ट लीडर रिन, मेरा दोस्त कैसा है? रिन चुनपिंग ने शांत स्वर में कहा, डीमन पॉइजन अभी के लिए दब चुका है, अगले कुछ दिन तक दोबारा नहीं बढ़ेगा। इस बीच वो सीनियर आराम से सो सकता है। ये सुनते ही हुआईकोंग दरवाज़ा खोलने ही वाला था, पर रिन चुनपिंग ने उसे रोक लिया। वो समझ सकता था हुआईकोंग का जज्बा, लेकिन यूमो को सच में आराम चाहिए था। जिंदगी और मौत के बीच से निकलकर, चाहे प्रोफाउंड रेल्म का एक्सपर्ट हो, इस वक्त वो भी एक आम इंसान की तरह सिर्फ सो ही सकता है। हुआईकोंग शर्मिंदा सा मुस्कुरा दिया। फिर यू भाई को आराम करने देते हैं। कुछ कदम चला, फिर रुका और बोला, सेक्ट लीडर रिन, आज अगर आप मदद न करते तो मेरा दोस्त मर चुका होता। इस एहसान के लिए मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। यांग ज़ैंग सियन भी आगे आया। सेक्ट लीडर रिन, बस कह दूं, मैं यांग ज़ैंग सियन आपको कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि जो दवा ग्रेट डीमन पॉइजन को दबा सके वो सस्ती नहीं होगी, और जब रिन चुनपिंग ने पैसे की बात ही नहीं की तो पूछना ज़रूरी हो गया। रिन चुनपिंग ने शांत स्वर में कहा, 10,000 गोल्ड कॉइन्स। ये इतनी रकम सुनकर यांग ज़ैंग सियन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका चेहरा देखकर रिन चुनपिंग मुस्कुराकर बोला, तो क्लैन यांग, अब भी पैसे की बात करनी है? जब बात किसी की जान बचाने की हो तो ये रकम छोटी होती है। ये दवा तभी कीमती है जब किसी की जिंदगी बचा सके, वरना अगर मेरे पास ही पड़ी रहे तो सिर्फ बेकार चीज़ है। सेक्ट लीडर वेन सच में बहुत ही निष्काम और धार्मिक इंसान है। ऐसे कैरेक्टर के साथ इमॉर्टल सेक्ट का राइज होना तय है। सेक्ट लीडर वेन, क्या मैं अंदर जाकर अपने भाई को देख सकता हूँ? मुझे बहुत चिंता हो रही है। यांग ज़ोंगसियन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, पर क्योंकि वेनपिंग पहले ही कह चुका था कि यूमो को आराम चाहिए, इस तरह का सवाल थोड़ा अजीब लग रहा था। कहने वाला शायद बेइरादा बोल रहा हो, पर सुनने वाले को लग सकता था कि बात में कोई छुपा हुआ मतलब है। खासकर जब काओशान सेक्ट के एल्डर रोंग का गंदा चेहरा अभी अभी सामने आया था, ऐसे शब्दों को सुनना और भी ऑकवर्ड हो गया था। हुआईकोंग, अब जाकर अपने मास्टर को देख लो, कहीं वो भी काओशान सेक्ट के जैसे निकलें तो? आहलोंग अचानक बोल पड़ा, पर हुआईकोंग ने उसे तुरंत रोक दिया। लेकिन आहलोंग एक कदम आगे बढ़ चुका था और साइड रूम की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी बात और हरकत ने कोर्टयार्ड का माहौल थोड़ा टेंस कर दिया। भरोसा दो लोगों के बीच एक दीवार होता है। जब ये दीवार खड़ी हो जाए तो शक पैदा हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं, क्या दीवार के पीछे वाला अब भी वहाँ है या चला गया? जो बातें पहले सोने के दाम की लगती थीं, जैसे डीमन पॉइजन को दबाने के तरीके, अब अचानक थोड़ी मजाक सी लगने लगीं। तुम? यून लियाओ गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। वेनपिंग ने उसे शांत करते हुए कहा, एल्डर यून, कोई बात नहीं। यून लियाओ जज्बाती होकर बोला, सेट लीडर, लोगों ने दौलत देने को तैयार थी तब आपने दवा बेचने से मना कर दिया, और आज बिना पैसा लिए एक मरने वाले को बचा रहे हैं और बदले में शक और बेइज्जती मिल रही है। एल्डर यून, आहलोंग का मतलब वो नहीं था। हाँ, हम सेक्ट लीडर वेन की क्षमता पर शक नहीं करते। बातें तो शांत थीं, पर सबकी नज़र फिर भी साइड रूम की तरफ जा रही थी। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वेनपिंग हल्का सा मुस्कुराया, अगर तुम लोग देखना ही चाहते हो तो जाकर देख लो, पर एक बात पहले कह देता हूँ, अगली बार फ्री नहीं होगा और ना ही सिर्फ पैसों से बात बनेगी। क्या? कुछ नहीं, आहलोंग, जाकर अपने मास्टर को देख लो। यून लियाओ ने धीरे से पूछा,
सेक लीडर। वेनपिंग ने शांत आवाज में कहा, जाने दो, देखने दो। मैं कोई महान वैद्य बनना चाहता हूं, पर इतना भी नहीं कि लोगों के शक से डरूं। दिल ही दिल में वो मुस्कुराया, जाओ जाओ, देख लो, पर फिर जो कीमत होगी वो। आहलोंग ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे लगा इस छोटे से सेक लीडर के गुस्सा होने से क्या ही फर्क पड़ेगा। उसने तो प्रोफाउंड रेल्म के कितने ही बड़े लोग देखे हैं। उसका मास्टर भी वही दर्जे का है। मास्टर! दरवाज़ा खोलते ही उसने आवाज़ लगाई, लेकिन उसी पल नीले रंग का धुआं बाहर निकल आया, जो हल्की हवा के साथ बिखर गया। यांग जोंगसियन हैरानी से बोला, यहाँ इतना धुआं क्यों है? पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला। वो और आहलोंग दोनों अंदर चले गए। बेड की तरफ देखा तो यूमो तकिए के सहारे बैठा था। जो होंठ पहले बिल्कुल फीके थे, अब उनमें रंग आ गया था। सीने पर जो जख्म डीमन पॉइजन से गल चुका था, अब ऐसा लग रहा था जैसे नई चमड़ी निकल आई हो, ना तो डरावना ना ही भयानक। यांग जोंगसियन ने धीरे से कहा, सेक लीडर वेन की चिकित्सा कला वाकई कमाल की है। सच कहूं को उसने कभी पूरा भरोसा नहीं किया था कि वेनपिंग यूमो को बचा पाएगा। बस आखिरी उम्मीद के तौर पर उसे मौका दिया था। शायद वजह ये थी कि वेनपिंग की कम उम्र। आखिर मेडिकल स्किल्स सालों की मेहनत से बनती है, 10-20 साल या कभी-कभी पूरी जिंदगी। आहलोंग भी अब हैरानी और खुशी से भरा हुआ था। हुआईकोंग तेज कदमों से बेड के पास गया, आंखों में खुशी के आंसू थे। अच्छा हुआ तुम बच गए, सच में अच्छा हुआ। हे, यूमो हल्की सी हंसी हंसा, पर उस मुस्कुराहट में पहले जैसी उदासी नहीं थी। सब उस जवान भाई की वजह से है। हाँ, इसी ने तो जान बचाई। इतनी कम उम्र में ऐसी लाजवाब चिकित्सा कला स्क्रीमिंग स्नीक डीमन पॉइजन को यूं ही दबा दिया। ईस्ट लेक में ऐसा हुनर शायद ही मिले। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस जहर को दबा सकते हैं, पर वो सब बड़े बड़े ताकतवर संगठनों के पिलर होते हैं। ऐसे लोग आम लोगों को मुश्किल से मिलते हैं। प्रोफाउंड रेल्म का कल्टीवेटर भी उनसे मिलना मुश्किल समझता है। और सिर्फ 15 मिनट में किसी को मौत के मुंह से खींच लेना, ये तो असंभव सा लगता है। यूमो ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, उस जवान ने कहा था मेरी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी। हे, पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा। अच्छा लग रहा है अब? हुआईकोंग ने पूछा। जहर दब गया है, अब जिंदा रहना मुश्किल नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हुआईकोंग ने खुशी से आहलोंग को घूरा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बेवजह एक डिवाइन डॉक्टर को नाराज कर दिया। आहलोंग कुछ कहना चाहता था पर चुप ही रहा। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। यूमो की सांस जो अभी स्टेबल थी, अचानक तेज हो गई। उसने चादर को जोर से पकड़ा, गर्दन उठाई और एक तेज चीख मारी। आह! उसकी सांस बिल्कुल बिगड़ गई। अगर पहले वो शांत तालाब था, तो अब उबलते हुए पानी जैसा हो गया। हुआईकोंग! हुआईकोंग ने तुरंत उसे पकड़ा। नीचे देखा तो उसकी आंखें फट गईं। सीने के जख्म से हरे रंग का लिक्विड निकल रहा था। डीमन पॉइजन फिर से गोश्त को जला रहा था। पल भर में जख्म का हिस्सा काला पड़ गया। हुआईकोंग चिल्लाया, ब्रदर यांग, जल्दी सेक लीडर वेन को बुलाओ। यांग जोंगसियन तुरंत भागा। भागते वक्त उसका मोटा शरीर इधर उधर हिचकोले खा रहा था, जैसे गिर ही पड़ेगा। जैसे ही उसने सेक लीडर वेन को स्टोन डोर की तरफ जाते देखा, जोर से चिल्लाया, सेक लीडर वेन, एल्डर यून, रुकिए। यांग जोंगशन जोर से चिल्लाया, लेकिन वेनपिंग रुकने के मूड में नहीं था। तुम लोगों को देखना बहुत पसंद है ना? अब देख लिया, दिल भर गया। वेनपिंग ने जो दरवाजे और खिड़कियां बंद करवाई थीं, बल्कि बड़े झरोखों को भी लकड़ी से सील करवा दिया था, उसका एक ही रीज़न था, लाइव सिगार का धुआं कमरे के अंदर ही रहे। अगर धुआं बाहर निकल जाता तो उसे बार बार सिगार जलानी पड़ती। एक लाइव सिगार सिर्फ टेम्पररी तौर पर डीमन पॉइजन को दबा सकती थी। अगर पूरी तरह से मिटाना होता तो कम से कम 50 सिगार्स चाहिए थीं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हरा धुआं बिखर गया और जो मात्रा सिर्फ जहर को दबाने के लिए काफ़ी थी, वो आधी रह गई। रीलैप्स होना तो बस वक्त की बात थी। जब यांग जोंगशन ने देखा कि वेनपिंग रुकने वाला नहीं, तो वो दौड़कर उसके पास पहुंच गया। सेक लीडर वेन, हमें बचा लीजिए। वेनपिंग ने पलट कर देखा। क्लैन लीडर यांग, इतनी जल्दी देखना खत्म हो गया? सेक लीडर वेन, हमसे गलती हो गई, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। प्लीज़ वापस चलिए, मेरे भाई की हालत वही हो गई है जो पहले थी, शायद ज़्यादा देर ना टिक पाए। तो
वेनपिंग ने ठंडी आवाज में कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना। ये कहकर वो मुड़ गया। तभी हुआईकोंग बाहर आया। उसका चेहरा काफी भारी था। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। दरवाज़ा खुलने पर जो बाहर निकला था वही तो था जो वेनपिंग उसके भाई की नाक में फूंक रहा था। वही धुआं डीमन पॉइजन को दबा रहा था, पर उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया, हवा चलने दी और सारा धुआं उड़ा दिया। सेक्ट लीडर वेन, हुआईकोंग ने गहरी सांस लेकर कहा, जो भी शर्त हो बता दीजिए। आलोंग से गलती हुई पर उसने सिर्फ मेरे भाई के लिए किया। उसकी हालत देखकर रहम कीजिए। शर्त? वेनपिंग के दिल में एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। यही पल का इंतजार था उसे। तुम्हें देखना पसंद है, पर देखने की बात की कीमत भी होती है। चौथी सिगार 10,000 की थी, तो 5वीं की कीमत क्या होगी? डीमन शेफ सीनियर, मैंने कहा था ना अगला मौका फ्री नहीं होगा। सच कहूं तो मेरे पास कोई सिगार बची नहीं, पर मेरे एल्डर के पास एक है, बिल्कुल आखिरी। एल्डर यून? हुआईकोंग तुरंत यून लियाओ की तरफ देखा। यून लियाओ चुप रहा। उसे देखना था कि वेनपिंग क्या चाल चलेगा। जब उसे याद आया कि चौथी सिगार ही इतनी महंगी थी, तो उसे भी क्यूरियोसिटी हो गई। 5वीं की कीमत क्या होगी? अब समझ आया, सेक्ट लीडर गुस्सा इसीलिए नहीं हुआ था। ये सब तो प्लान था। वेनपिंग ने शांत आवाज में कहा, 1,00,000 गोल्ड। क्या? दरवाजे पर खड़ा आलोंग चौंक गया। बाकी 2 लोगों के चेहरे भी काले पड़ गए। 1,00,000 गोल्ड, ये रकम बहुत बड़ी थी। बाइफिंग पवेलियन में एक डिश 50 गोल्ड की बिकती थी, फिर भी इतने दिनों में मुश्किल से 10,000 जमा हुए थे। और वेनपिंग जो मांग रहा था उसका 10 गुना। यांग फैमिली चाहे जितनी अमीर हो, सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी मुश्किल से 1,00,000 होता। कोई कुछ बोल नहीं पाया। वेनपिंग मुड़कर चलने लगा। जब सोच लो इंसमर्ट सेक्ट आ जाना। ये सेक्ट लीडर वेन, 1,00,000 तो बहुत ज्यादा है, क्या कम हो सकता है? 20,000? मैं अभी स्टूवर्ट को बुला लेता हूँ। मैंने कहा ना, अब बात सिर्फ पैसों की नहीं, कीमत फिक्स है। लेना है तो लो, वरना रहने दो। सेक्ट लीडर वेन, हम इतना कैसा नहीं दे सकते, पर मेरा दोस्त प्रोफाउंड रेल्म का कल्टीवेटर है, वो आपका एहसान जरूर चुकाएगा। प्रोफाउंड रेल्म का हेल्पर? वेनपिंग ने सर उठाकर मुस्कुराया। लालच वाकई बड़ा था, पर 1,00,000 गोल्ड का लालच और भी बड़ा था। माफ कीजिएगा, वेनपिंग बोला, मुझे प्रोफाउंड रेल्म की मदद की जरूरत नहीं। काओशान सेक्ट अगर... वेनपिंग बीच में ही रुक गया। वो कहना चाहता था, रात को आने दो काओशान सेक्ट को, सब ईविल स्पिरिट नाइट को खिला दूंगा। पर फिर उसे लगा थोड़ा ज्यादा ही शो ऑफ हो जाता। आखिर वो एक सीधा सा इंसान है। तभी आलोंग आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। सेक्ट लीडर वेन, अगर आपको मेरे मास्टर की जिंदगी की परवाह नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस उन्हें बचा लो। मैं आपके हर दुश्मन को मिटा दूंगा, मर्द हो या औरत, सबको। ये मतलब था पूरी खानदान का सफाया। वेनपिंग ने उसे ध्यान से देखा। इतना यंग लड़का और इतनी भयानक बात। वेनपिंग खुद भी इस दुनिया में 18 साल जी चुका था। दुश्मन मारना गलत नहीं था, पर पूरी फैमिली खत्म कर देना, ये सोच उसे डरा रही थी। उसने आलोंग को इग्नोर किया और यांग जोंगशेन से कहा, 1,00,000 गोल्ड, यही फाइनल है। तुम लोग ही अंदर गए थे जब मैंने मना किया था। दया फ्री होती है, पर उसकी भी एक कीमत होती है। वेनपिंग ने हाथ में लाइव सिगार घुमाई। सबके चेहरे और ज्यादा फीके पड़ गए। दवा सामने थी, पर हाथ पहुंच से बाहर। तभी आलोंग का गुस्सा फूट पड़ा। वेन, अगर आप मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर मुझसे रहम मत एक्सपेक्ट करना। सिगार दे दो, वरना मौत। स्टेप। उसका पैर पत्थर पर पड़ा और उसका ऑरा फैल गया। अगले ही पल उसने जमीन पर जोर से मुक्का मारा। बैंग! जमीन कांप उठी। वेनपिंग के पैरों के नीचे से पत्थर का भाला बाहर निकला। वेनपिंग हट गया और सोचा, एक्सट्रीम लोग हमेशा एक्सट्रीम हरकतें करते हैं। इस वक्त यहाँ सिर्फ वही यू मो को बचा सकता था। वेनपिंग ने शांत आवाज में कहा, एल्डर यून, अब आपका वक्त है। यून लियाओ ने सर हिलाया। उसकी आंखें आलोंग पर जम गईं। अगले ही पल गूंजता हुआ शब्द, ऐसा लगा जैसे ड्रैगन गरज रहा हो। आवाज कोर्टयार्ड में फैल गई। लोगों के कान बजने लगे। कुछ तो बेहोश होते होते बचे। हुआईकोंग भी पीला पड़ गया, कान पकड़कर गिरते गिरते बचा। जब सबने आंखें खोली तो देखा, नीचे जो नीला पत्थर था वो चूरा चूरा हो चुका था। 13th लेवल वेन टेक्निक का मास्टर। आलोंग का चेहरा सफेद हो गया।
इतना बड़ा कल्टीवेटर यहाँ मिलेगा ये उसने सोचा भी नहीं था। कसांगबी सिटी के बाहर बड़ी फैमिलीज और 3 स्टार सेक्ट्स में भी ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं, और ये तो साउंड वेव वेन स्किल यूज कर रहा था। इससे बचना असंभव था। अब भी लड़ना चाहते हो? यून लियाओ ने पूछा। आलोंग ने दांत पीसकर कहा, मैं हार मानता हूँ। इंसिमर्ट सेक्ट वाकई ताकतवर है। दिल में उसके सिर्फ अफसोस था, अगर सामने कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो आज सब मर चुके होते। तभी अंदर से धीरे कदमों की आवाज आई, थक थक। बंद दरवाजा फिर से खुल गया और वहां यूमो खड़ा था, एक हाथ दरवाजे पर और एक घुटने पर टिकाए हुए, चेहरा सफेद बीमार सा। प्रोफाउंड रेल्म मास्टर का तेजस कहीं खो गया था। सब कुछ सुन चुका था वो। उसने वेनपिंग को दोष नहीं दिया, सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहा था। हल्की सी आवाज में बोला, 1 लाख गोल्ड मैं दूंगा। ये कहकर वो लगभग गिर ही गया, जैसे ये 5 शब्द उसकी आधी जान ले गए हों। आलोंग चीख पड़ा, मास्टर ये मौके का फायदा उठा रहा है। यूमो ने धीरे से कहा, आलोंग बिना जिंदगी के सोने के सिक्के किस काम के। चैप्टर 54 जॉइन द इमॉर्टल सेक्ट। आलोंग तुरंत बोला, सर आपकी जान की कीमत तो 1 लाख गोल्ड से भी ज्यादा है, लेकिन हम इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? हमारे पास मुश्किल से 10,000 गोल्ड है, जो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही बनता है। यूमो ने जवाब नहीं दिया। शायद वो आलोंग को जवाब देना नहीं चाहता था, या फिर देने की ताकत ही नहीं बची थी। दरवाजे के फ्रेम पर टिकी उसकी हाथ अचानक फिसल गई। उसका शरीर धीरे से दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठ गया। पीठ दरवाजे से टिकाए उसने अपने सीने की तरफ देखा, पर अपने घाव को देखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने नज़र अपनी हाथ पर डाल दी। हाथ कांप रहा था दर्द से। आखिरकार उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आई और उसकी नज़र यांगजोंग सियान पर टिक गई। यांगजोंग सियान तुरंत बोला, ब्रदर यू, मेरे बस की भी बात नहीं है। नहीं, यूमो धीरे से बोला, एक काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। कहूँ ब्रदर यू? मेरे पास एक स्वॉट फॉर्मूला है, येलो लेवल लोअर ग्रेड वेन टेक्निक। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसे जल्दी बेचने में? वेन टेक्निक बेचनी है? यांगजोंग सियान बिल्कुल स्टन हो गया। उसे समझ आ गया यूमो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ बेच रहा है। वेन टेक्निक्स आमतौर पर बिकती ही नहीं थी, वो तो अनमोल विरासत होती थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी संभाली जाती है। लेकिन 1 लाख गोल्ड, अगर किसी बड़ी फैक्शन का प्रोफाउंड रियल्म होता तो निकाल सकता था, पर एक अकेला कल्टिवेटर जिसके पास 10,000 गोल्ड हों, वो पहले ही किस्मत वाला माना जाता है। इस वक्त यूमो के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। समझ गया, यांगजोंग सियान बोला। मैं आज रात ही बात फैला देता हूँ, कल या परसों तक जरूर बिक जाएगी। शुक्रिया। फिर यूमो ने वेनपिंग की तरफ देखा। छोटे भाई, एक और सौदा करोगे? वेनपिंग मुस्कुला दिया। 1 लाख गोल्ड फाइनल है। अगर बार्गिन करना है तो बात आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मैं यूमो हूँ, मैं पैसों में कंजूसी नहीं करता। ये स्वॉट फॉर्मूला आराम से 1 लाख से ज्यादा में बिक सकती है। तुम्हारा पैसा निकल आएगा, लेकिन मैं तुमसे एक और बड़ा सौदा करना चाहता हूँ। कहूँ? मेरे शरीर से स्क्रीमिंग स्नेक डीमन पॉइजन को पूरी तरह मिटा दो। वेन टेक्निक बिकने से जो भी पैसा मिले सब तुम्हारा, और जो मेरे पास अभी 10,000 गोल्ड हैं वो भी तुम्हारा। मंजूर? डील। यूमो ने पास खड़े आलोंग को देखा। आलोंग, गोल्ड टिकट्स दो। जी। दिल पर पत्थर रखकर आलोंग ने गोल्ड टिकट्स वेनपिंग को दे दिए। वेनपिंग ने टिकट्स लेते ही लाइफ सिगार जलाई और बोला, सर, इसे मुंह में पकड़ के रखिए। मुंह से सांस लो, नाक से छोड़ो। जब तक सिगार पूरी जल ना जाए, डीमन पॉइजन दब जाएगा। अब मुझे कुछ और काम है। आज रात तुम सीधा इमॉर्टल सेक्ट आ जाना। मैं आऊँगा। यूमो ने सिर हिला दिया, और इसके बाद ज्यादा बात नहीं हुई। वेनपिंग और यूनलियाओ सीधे यांग फैमिली के घर से निकल गए। सड़क पर चलते वक्त यूनलियाओ चुप ही था, लेकिन जो भी औरतें गुजर रही थीं वो उसे देखकर रुक जरूर जाती थीं। वेनपिंग उसके साथ चलते हुए बिल्कुल प्रेशर महसूस नहीं कर रहा था। आखिर हैंडसम होना तो उसकी पहचान थी। थोड़ी देर बाद यूनलियाओ बोला, सेक्ट लीडर, आपको डर नहीं लगता कि वो बाद में मुकर जाएगा
और उसे इमॉर्टल सेक्ट बुलाना, ग्रेविटी फील्ड वगैरह, कहीं मुसीबत तो नहीं बुला रहे? अब पूछ ही लिया तो हंस दिया। डर कैसा? जहर पूरी तरह साफ होने से पहले उसकी ताकत बॉडी रिफाइनिंग 12-13 से ज्यादा नहीं होगी। तुम अकेले ही काफी हो। जरूरत पड़ी तो हाहा को भी भेज दूंगा। और अगर उसने अपनी प्रोफाउंड रियल्म ताकत वापस पा ली तो? वो होने में वक्त लगेगा। वेनपिंग मुस्कुरा दिया। युन लियाओ को लगा जैसे इस मुस्कान के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। तभी उसे याद आया, जो लाइफ सिगार यूमो को दी गई थी वो तो असल में वेनपिंग की अपनी सिगार थी, पर जब तक वो मुड़ा वेनपिंग काफी दूर जा चुका था। शाम के वक्त खाने के बाद वेनपिंग थोड़ा घूमने निकला ही था कि यूमो आ गया। उसके साथ हुआईकोंग, यांगजोंग और 4 नौकर थे जो यूमो को उठाकर लाए थे। चारों आम आदमी थे। 100 किलो से ज्यादा वजन उठाकर इतनी सीढ़ियां चढ़ना, हांफते हुए ऊपर पहुंचे। कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उनके मन में एक ही सोच थी, जिंदगी में दोबारा युनलैंड माउंटेन नहीं चढ़ना, चाहे सुअरों का बाड़ा साफ करना पड़े। वेनपिंग ने पूछा, डीमन शेफ सीनियर, आप भी क्यों आए? ज्यादा नहीं, बस मेरा भाई देखभाल चाहता है। वो कहना चाहता था कि उसे भरोसा नहीं है, पर समझा कि ये वेनपिंग पर शक जैसा लगेगा, इसलिए चुप हो गया। फिर मेरे साथ आइए, पर इधर उधर मत घूमना, मेरे यहाँ कुत्ते भी हैं। वो सबको डॉर्मेट्री एरिया की तरफ ले गया। रास्ते में उनकी मुलाकात हुआईये और बाकी बच्चों से हुई। गॉडफादर, फादर, दोनों एक साथ चिल्लाए। फिर वेनपिंग को सलाम करके अपने रिश्तेदारों से बात करने लगे। हुआईकोंग की नज़र जब यांग लले पर पड़ी तो वो रुक गया। उसे याद आया, यांगजोंग ने कहा था 1 महीने में बॉडी रिफाइनिंग 5th लेयर, और अब 6th लेयर। 15 साल में 6th लेयर, ये तो कमाल है। लेले, तुम्हारा टैलेंट लाजवाब है, तुम जरूर बड़ा नाम कमाओगे। क्या? यांग लेले ने हैरानी से सर खुजाया। ईस्ट लेक में 15 साल में 6th लेयर, ऐसे लोग सिर्फ 100 सेक्ट्स अलायंस में मिलते हैं। अगर ये बात फैल गई तो प्रोफाउंड रियल्म के एक्सपर्ट्स लाइन लगा देंगे तुम्हें डिसाइपल बनाने के लिए। यांगजोंग ने गर्व से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। यांग फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है। लेले समझ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता है उसकी तरक्की का 90% क्रेडिट इमॉर्टल सेक्ट को जाता है। अगर वो बाहर होता तो यहाँ तक आने में 6 महीने और लग जाते। उधर हुआईये यूमो के पास आ गया। उसने उसका ठंडा हाथ पकड़कर पूछा, अंकल यू, आपको क्या हुआ? यूमो मुस्कुराया, कुछ नहीं लिटिल लीफ, बस छोटी सी तकलीफ। बात करते करते सब डॉर्मेट्री एरिया के पास पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर सब दंग रह गए। तालाब, पेड़, रास्ते, सब कुछ जैसे स्वर्ग से बना हो। हुआईकोंग को इतना असर नहीं हुआ, उसने दुनिया बहुत देखी थी। पर यांगजोंग, वो तो हर कदम पर हैरान होता जा रहा था। अब उसे समझ आया, 2 स्टार सेक्ट का फाउंडेशन ही अलग होता है। काओशान सेक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी वेनपिंग लकड़ी के पुल पर रुक गया। डीमन शेफ सीनियर, क्लैन लीडर यांग, आप यहीं रुक जाइए। लेले, तुम एल्डर यू को उठाकर मेरे साथ आओ। वो दोनों कुछ कहना चाहते थे, पर वेनपिंग बिना पीछे देखे पुल पार कर चुका था। यांग लेले उसके पीछे चल पड़ा। हुआईये तुरंत समझाने लगा, गॉडफादर, अंकल यांग, ये डॉर्मेट्री एरिया है। यहाँ सिर्फ इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स आ सकते हैं, और यहाँ रहने के लिए भी 50 गोल्ड पर डे लगता है। ट्रायल ग्राउंड का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। प्लीज बुकमार्क और रिकमेंडेशन टिकट्स देना ना भूलें। हाँ, 50 गोल्ड कॉइन्स पर डे? यांगजोंग और हुआईकोंग दोनों शौक में हुआईये की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर सरप्राइज और डाउट दोनों साफ नजर आ रहा था। गोल्ड कॉइन्स उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक जगह सोने के लिए 50 गोल्ड कॉइन्स पर रात, ये तो हद से ज्यादा महंगा था। चाहे हुआईकोंग ने ईस्ट लेक के हर कोने में सफर किया हो, उसने भी ऐसी लग्जरी इन कभी नहीं देखी थी। हुआईये उनके एक्सप्रेशंस देखकर बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। आखिर उसने वेनपिंग से वादा किया था कि डॉर्मेट्री एरिया के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगी, वरना हाहा उसके पीछे छोड़ दिया जाता। तभी दूर से आवाज आई, वुफ वुफ।
किचन गार्ड कर रहा माउंटेन डॉग हाहा अचानक झाड़ियों से निकला और सीधा वुडन ब्रिज की तरफ भाग आया। ब्रिज के सामने खड़े होकर उसने आलोंग पर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो, एक और कदम आगे बढ़ाया तो काट लूंगा। आलोंग गुस्से में बोला, हट जा सामने से बेवकूफ कुत्ते। कहते हुए उसने लात मारने के लिए पैर उठाया। ह्वाइये तुरंत आगे बढ़ी और आलोंग का पैर रोक दिया। आलोंग, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या? ह्वाइये ने धीरे से अपना पैर हटा लिया और शांत आवाज में बोली, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो, बस बाद में ये मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। आलोंग को अचानक यून लियाओ का चेहरा याद आ गया। थोड़ा हेजिटेट किया और फिर पीछे हट गया। कुत्ता उसे इरिटेट कर रहा था, लेकिन किसी के कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये जगह इमॉर्टल सेक्ट है, कैंगवू सिटी नहीं। ह्वाइये के पीछे हटने के बाद ह्वाइये ने कैजुअली कहा, आलोंग, तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। किस बात का? क्योंकि मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। आलोंग हंस पड़ा, बकवास, मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, मुझे कुछ हुआ भी नहीं, कहाँ से जान बच गई? वो पास ही एक पत्थर पर बैठ गया। अंदर जाने को मिला नहीं था तो खड़े रहने का भी मन नहीं था। ह्वाइये हल्की सी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में गहरा मतलब था। अगर तुमने अभी लात मारी होती ना, तो चाचा भी तुम्हें नहीं बचा पाते। पिछला कल्टीवेटर जो लात मार बैठा था, बॉडी रिलीजिंग 13th लेयर का 60 सांस के अंदर मर गया। सच या झूठ? आलोंग ने तुरंत हाहा की तरफ देखा। चाहे जितना भी देखे, वो तो बस एक नॉर्मल सा कुत्ता ही लग रहा था, लेकिन ह्वाइये उसे सालों से जानता था। वो मजाक करने वाली लड़की नहीं थी, कम से कम उसके साथ तो कभी नहीं करती थी। क्या ये कुत्ता कोई बिना रूप का ग्रेट डीमन है? सोचते ही आलोंग की पीठ पर ठंडी पसीने की लकीर आ गई। अच्छा हुआ मैंने लात नहीं मारी, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। ह्वाइकोंग और यांग जोंगसियन भी ये सुनकर हाहा को गौर से देखने लगे। टाउटिए जो डीमन रेस से था और जिसमें खास परसेप्शन थी, एक नज़र देखते ही हल्का सा कंपन महसूस करके तुरंत अपनी सेंसिंग पावर हटा ली। ये कुत्ता सच में ऑर्डिनरी नहीं है। यांग जोंगसियन ने धीरे से पूछा, लिटिल ये, क्या ये कुत्ता सच में बॉडी रिलीजिंग 13th लेयर के कल्टिवेटर को 60 सांस में मार चुका है? हाँ, उसका नाम था यांगहुआ, काओशान सेक्ट स्वॉर्ड हॉल का एल्डर। उसने कुछ बॉडी रिलीजिंग 8th लेयर के लोगों को लाया था। बस इसको लात मारी और सब 60 सांस के अंदर निपट गए। अगले दिन लेले हड्डी ढूंढने गया, कुछ भी नहीं मिला। कहने लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे तो हंसी आ गई। ह्वाइये हंस रही थी, लेकिन यांग जोंगसियन का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। यांगहुआ, काओशान सेक्ट स्वॉर्ड हॉल का एल्डर? तब समझ आया, इसीलिए काओशान सेक्ट में घंटी बजी थी। इसीलिए वेनपिंग ने कहा था कि प्रभावी रेल्म कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो ना सिर्फ बॉडी रिलीजिंग 13th लेयर के कल्टिवेटर हैं, बल्कि एक ग्रेट डीमन भी है। इसी बीच वेनपिंग डॉर्मेट्री एरिया से बाहर निकला। उसके पीछे लेलेखा। डीमन शेफ सीनियर, क्लैन लीडर यांग, अंकल को सेटल कर दिया गया है, अब अकोमोडेशन फ़ी क्लियर कर दीजिए। अकोमोडेशन फ़ी? वेनपिंग मुस्कुराया। ह्वाइये ने बताया नहीं, अंकल का डीमन पॉइजन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, कम से कम 1 महीना लगेगा। पहले 1 महीने का रेंट दे दीजिए, 1500 गोल्ड कॉइन्स। कौन देगा? यांग जोंगसियन ने थोड़ा हेजिटेट करके कहा, सेक लीडर वेन, सिर्फ रहने के लिए ये थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं है? ह्वाइये तुरंत बोली, महंगा नहीं है अंकल यांग, मैंने तो सीधा 1 साल का दे दिया। यहाँ रहना 50 गोल्ड कॉइन्स पर डे है, सच में सस्ता है। आखिर यांग जोंगसियन ने साय किया, फिर मैं ही 1500 गोल्ड कॉइन्स देता हूँ। उसने कॉइन्स दिए ही थे कि वेनपिंग के कान में एक आवाज़ गूंज उठी, ट्रायल ग्राउंड मॉडिफिकेशन कंप्लीट, सक्सेस। वेनपिंग अंदर ही अंदर खुश हो गया। टी पर बुलाने का आइडिया तो कब का भूल चुका था। रिस्पेक्टेड डीमन शेफ, क्लैन लीडर यांग, आप बेफिक्र रहिए, अब काफ़ी रात हो चुकी है और नॉन इमॉर्टल लोग ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते। मैं आपको और नहीं रोकूंगा। सेफ जर्नी। अच्छा, वैसे सेक लीडर वेन, क्या हम कल मिल सकते हैं? बिल्कुल। वेनपिंग ने उन्हें विदाई दी और रात के अंधेरे में चुराओ माउंटेन की तरफ चल पड़ा।
माउंटेन के टॉप पर चांदनी के नीचे 2 बड़े-बड़े स्क्वायर आयरन हाउसेस खड़े थे, 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा। वेनपिंग ने एक में घुसकर देखा, कोई फ्लोर्स नहीं, एक बड़ा सा खुला स्पेस। उसने आयरन वॉल पर मुक्का मारा। बॉडी रिलीजिंग 13th लेयर होने के बावजूद दीवार को कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसका हाथ लाल हो गया। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, टेस्ट करने की जरूरत नहीं, प्रभावी रेल्म कल्टीवेटर भी ट्रायल ग्राउंड की आयरन वॉल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो टफ। बिल्कुल, सिस्टम का हर प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी होता है। अब होस्ट को ट्रायल ग्राउंड के लिए फियर्स बीस्ट्स खरीदने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ फिर से पैसा जाने वाला है, वेनपिंग ने दिल ही दिल में सोचा। कितने गोल्ड कॉइन्स लगेंगे? अभी ट्रायल ग्राउंड स्टोर में 2 तरह के फियर्स बीस्ट्स हैं, दोनों यूजर की स्ट्रेंथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। पहला है क्वीनू, प्राइस 5000 गोल्ड कॉइन्स, मैक्सिमम प्रभावी ग्रेट डीमन लेवल तक एडजस्ट हो सकता है। वेनपिंग ने डिस्क्रिप्शन पढ़ी और आंखें चमक उठी। क्वीनू, एक मिथिकल डीमन, लिंग्यू बास स्नेक के बाद अब ये भी? क्या इमॉर्टल सेक्ट सारे लेजेंडरी डीमंस इकट्ठा करने वाला है? दूसरा बीस्ट है चीरू, प्राइस 5000 गोल्ड कॉइन्स, दोनों साथ लेने से लैंड और वाटर कॉम्बैट दोनों ट्रेन होंगे। वेनपिंग हंसा, सबने नाम सुना है, किसी ने देखा नहीं, इन्हें यहाँ बंद कर दिया तो डीमन रेस मुझे पीटने आ जाएगी। सिस्टम ने इग्नोर करते हुए कहा, ट्रायल ग्राउंड में डीमन से लड़ने पर कॉम्बैट स्किल गेन 3x हो जाता है और 5% चांस होता है वॉर एंड स्टेट का, जिसमें गेन 600% हो जाता है। जबरदस्त। कल्टीवेशन में सिर्फ चुपचाप तपस्या ही सब कुछ नहीं होती, असली फर्क होता है बैटल एक्सपीरियंस का। सेम रेल्म सेम पावर होने के बावजूद जो ज्यादा लड़ाई लड़ चुका होता है वही असली स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी के पास कल्टीवेशन भी हो और कॉम्बैट स्किल भी, तो बड़े रेल्म्स को क्रॉस करके मारना कोई मिथ नहीं रह जाता।